हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। आई एम शानू अलावत और आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं पार्ट 1 के 20 क्वेश्चंस को लेकर हिंदी के लिए। और डे 7 है आज ये हमारा। आज हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस को नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर दे सो दैट कि जो 500 क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम फटाफट से कंप्लीट करते हुए चले और साथ साथ बेसिक की वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। मुहावरा, इसके लिए क्या मुहावरा होगा? पानी पानी होना। ऑप्शंस देखते हैं। नल में हमेशा पानी आना, बाढ़ आ जाना, शर्मिंदा होना या लगातार वर्षा होना। अब पानी पानी होना क्या होता है? शर्मोसार हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से जो तीसरा ऑप्शन है हमारा शर्मिंदा होना, ये इसका मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। तो आपको क्या बताना है? ये अंडरलाइन नहीं है, तो ये आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा पुरुष है ये। ठीक है, प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उत्तम मध्यम, कौन सा पुरुष है? अब इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बोलने वाला, बोलने वाले, सुनने वाले, ठीक है, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। जिसके बारे में कहा जाए वह पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, ये वो वाला पुरुष नहीं है मेन वाला। इसमें हम मतलब इसकी जो फॉर्म्स है, मतलब एक वचन बहुवचन में किस तरह से वर्क होता है, जो संस्कृत से आया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। 3 इसके प्रकार होते हैं, जिसमें कि आपका उत्तम, मध्यम और प्रथम, जिसमें कि आप इंग्लिश में वो पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अब इसमें क्या होता है कि जो बोलने वाला होता है, बोलने वाले या कहने वाले को, ठीक है, क्या कहते हैं हम? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं, हम, दोनों, ठीक है, दोनों, या फिर हम लोग। तो ये क्या आ गए? आपके फर्स्ट पर्सन में आ गए। अब मध्यम में कौन आएगा? मध्यम में जैसे आप बोलो सुनने वाले जो होते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अब इसमें जो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, तुम लोग या फिर तुम दोनों आप बोल सकते हैं, या फिर आप दोनों, या फिर आप लोग। इस तरह से आपका मध्यम पुरुष आता है। अब जो प्रथम पुरुष है ये इसमें क्या आएगा? यानी कि थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ठीक है, ये कौन से होते हैं? जिसके बारे में कहा जाता है या बोला जाए। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, कहा नहीं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ये, ठीक है, कहा जाए, वो कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष होते हैं। अब इसके उदाहरण के तौर पर जैसे कि वे दोनों, ठीक है, वे दोनों, वे लोग, राम, किसी का नाम भी आता है इसमें, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है, कोई भी नाम, राम, श्याम आदि। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि पुरुष बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए वो क्या कहलाते हैं? पुरुष कहलाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। अब यहाँ पे देखो, बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, जैसे कि मैं, हम दोनों, हम लोग आदि। ठीक है, इसके साथ साथ जो मध्यम पुरुष है वो होता है जो सुनने वाला होता है, कि सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे कि तुम लोग जो सुनता है, कि तुम
यहाँ आओ, तो कौन हमारी बात कोई सुन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो सुनने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे वह दोनों, वह आज आ रहा है, या वे दोनों खेल रहे हैं, तो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष। ठीक है, आई होप कि ये आपको जो छोटा सा कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस, आप चाहे तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अब आते हैं हम अंडरलाइन करते हैं। हमको बताना है कि हम तो सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए। प्रथम है, अन्य है, उत्तम है या मध्यम है। तो अब जब मैं आपको बता चुकी हूं कि हम किस में आना वाला था, इसमें उत्तम पुरुष में, ठीक है। तो उसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, उत्तम पुरुष। पूछा है कि दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और शब्द क्या है हमारे पास, अम्य, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आपको करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे उसको ब्रेक करके आप कैसे लिखें। जैसे पहले तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखेंगे, अप जमा मैं, अप मैं, यानी कि क्या, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें आपको यह पता लगता है कि जो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, जैसे क, च, ट, त, प, ठीक है, इनका मेल न या फिर म, ठीक है, ह्रस्व न और ह्रस्व म वर्ण से हो, तो उसका जो स्थान होता है वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ह्रस्व प है, अप, ठीक है, यानी कि इसमें जो प है वो किस में चेंज हो जा रहा है, म में, ठीक है, म। अब देखो ये कैसे होगा, प, फ, ब, म, भ, म, ठीक है, प, फ, ब, भ, म। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका पांचवा। तो पांचवा जो वर्ण है उसमें क्या हो गया, ये बदल जाता है। ये है व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम होता है, या एक नियम कह लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि जो अब मैं है उसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, और उसमें हमने कौन से वाले रूल को फॉलो किया है कि जो पहला वर्ण होता है इनके वर्ग का, जैसे कि किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण है, क, च, पंचवर्ण कह सकते हैं आप बेसिकली, जो पंचवर्ण होते हैं हमारे क, च, ट, त, प, उनका मेल न, ह्रस्व न या फिर ह्रस्व म वर्ण में हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, ठीक है। उसी को हमने फॉलो करके यहाँ पे व्यंजन संधि कंप्लीट की है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का परसर्ग है, ज्ञात कीजिए। अब परसर्ग में हमसे क्या पूछा गया है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि परसर्ग क्या होता है। तो जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं, या कारक कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि वाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का कोई भी वाक्य होता है उसके अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाली, जो आपको सीधा सीधा सा समझ में आएगा, बताने वाले वो को कारक या फिर परसर्ग कह सकते हैं। विभक्ति भी इसी में आएगा। तो कारक चिन्हों को परसर्ग और विभक्ति कह सकते हैं। ये एक सिंपल सी लाइन है। अब देखो यहां से हम अपना वाक्य पढ़ते हैं। विनय की साइकिल मोहित चलाता है। किसकी साइकिल कौन चला रहा है, विनय की, मोहित। पता कैसे चल रहा है, की से, ठीक है। संबंध कौन दर्शा रहा है, की, यानी कि जो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो यहां से जो हमारा उत्तर निकल के आया वो है की। इससे हमारा पता चलता है कि जो वाक्य में परसर्ग किस प्रकार का है, ये वाला, ठीक है। अगले वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया इसमें, दिए गए स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डैश से भी नहीं मिलेगा। अब देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, मारा मारा फिरने, भूत सवार होने, मक्खी मारने, या मशाल लेकर ढूंढने। हमने बोला है ना, हम भी बोलते हैं अपने पेरेंट्स को, हमारे जैसा बच्चा ना आपको मशाल लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप कितना भी ढूंढो मतलब नहीं मिलेगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, वो हमारा सही उत्तर है। यानी कि चेतन जैसा ईमानदार और मेहनती नौकर तो आपको मशाल लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निंदा,
ठीक है, क्या पूछा है? निंदा। निंदा से यहाँ ढूंढते हैं प्रशंसा, अनिंदा, घृणा या विनिदा। निंदा का होता है प्रशंसा, विलोम शब्द। ठीक है, प्रशंसा हमारा निंदा का विलोम शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। 7वें नंबर पे क्या पूछा गया है? दिए गए शब्दों से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है। गुड़ियों की त्योहार आने वाली है। गुड़ियों का त्योहार आने वाला है। गुड़ियों का त्योहार आने को है। गुड़ियों का त्योहार आने वाला है। तो यहाँ से जो सबसे सही जो वाक्य आ रहा है वो निकल के आ रहा है, गुड़ियों का त्योहार आने वाला है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है देखते हैं। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग करने मतलब किया जाए कि उनकी जो पहचान है वो हो सके। यानी कि इस वाक्य में आपको ये जो विराम चिन्ह है इनका प्रयोग करना है। मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। सबसे पहले तो एक पूर्ण वाक्य बनाने के लिए इसको यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। अब देखो, पूर्ण विराम के बाद मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात में आएगा योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह आएगा आपको। तो जो 4 नंबर हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, यानी कि मैंने परीक्षा में सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। यहाँ पे आपका योजक चिन्ह और यहाँ आपका पूर्ण विराम, तब ये इसका जो उत्तर है 4 हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। दिए गए शब्द में विदेशज शब्द ज्ञात कीजिए। चलो जी, ये क्वेश्चन हमें और भी शब्दों के बारे में बता के जाएगा। जैसे कि जो डोंगा है ये कौन सा है? देशज है। देशज है। ठीक है, इसके बाद जो कलाई है ये भी क्या है? देशज शब्द है। देशज। तरक्की कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, ये अरबी भाषा का है। ठीक है, इसके बाद जो तेंदुआ है वो है देशज। ठीक है, देशज। तो यह क्या पूछा है? विदेशज। तो देशज तो ये तीनों हो गए, बचा कौन? सिर्फ अरबी। तो जो हमारा 3rd नंबर है, सॉरी ये 2nd है और ये 3rd है, 3rd नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो एकदम सही है। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि दिए गए वाक्य में से क्रिया ज्ञात कीजिए। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ। अब यहाँ से जो हमें ऑप्शन दिए हैं, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक है या प्रेरणार्थक क्रिया है, तो उत्तर जो है वो तो हमारा है 3, यानी कि सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया होती क्या है? जिसमें कि जो क्रियाएं, जिन क्रियाओं में क्या होता है, जिन क्रियाओं का असर सीधा मतलब कि कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वो क्या होती हैं? हमारी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि सुरेश मिठाई खाता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्या होगा? कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ेगा, और कर्म क्या हो रहा है? खाना। क्या खा रहा है? मिठाई। तो समझ रहे हो ना कि सुरेश मिठाई खाता है। ऐसे ही अजीब उलझन को तुम सुलझाओ क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है? दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। जिसमें कि हंसी उड़ाना क्या होता है? मजाक उड़ाना। ठीक है, तो देखते हैं। फालतू में हंसना, बिना बात के हंसना, उपहास करना या बहुत तेज हंसना। तो वही है ये आपका उपहास करना, जिसका जो अर्थ होता है वो क्या है? इसका हंसी उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उपहास करना। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। ये तो बहुत आसान सा था प्रश्न 12 में पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का रचना प्रकार ज्ञात कीजिए। वे संतोषी व्यक्ति हैं और सदा सुखी रहते हैं। मैंने आपको ये इसमें बताया था कि और, परंतु, क्योंकि, तो ये किस में आता है? आपका संयुक्त वाक्य में आता है। ठीक है, जब ये क्या होता है? वे संतोषी व्यक्ति हैं एक, ठीक है, ये पूरा है, और सदा सुखी रहते हैं, तो ये क्या हो गया? इन दोनों को जोड़ रहे हैं, किससे? और से। तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो क्या लिखने की कोशिश कर रही हैं? प्रकृति। पहला ही सही है,
क्योंकि ये तो सारे गलत हैं, इस तरह से प्रकृति लिखा ही नहीं जाता है, तो प्रकृति कैसे लिखते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगले वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश हो गया, क्या तप्त, तृप्त, टप या तृण। तृप्त होगा, ठीक है, सही जो शब्द है वो है तृप्त। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, आगे चलते हैं। क्या पूछा है इसमें, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राचार्य जी आ रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमें इसके लिए। प्रणाम करो, उनके लिए प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उन्हें प्रणाम करो या उसे प्रणाम करो। आज्ञा के उनको क्या हम शो करेंगे, रेस्पेक्ट शो करेंगे, तो क्या बोलेंगे, उन्हें प्रणाम करो। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आप देख रहे हैं मुहावरों से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मुहावरे तो हमें कम से कम इतने कर लेने चाहिए, 500 मुहावरे कम से कम अपनी नजरों से निकाल दो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो आप PYQ हैं, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको लगाएं, सो दैट क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा मुहावरे किस तरह से आते हैं। ज़्यादातर आप ना जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलता जाएगा मुहावरों के अर्थ। तो चलो प्रश्न नंबर 16 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात रही, ठीक है, यहाँ हमारा आना चाहिए अधिक प्रसन्न रही, व्याकुल रही, जागती रही या तारे गिनती रही। तो क्या किया होगा उसने, इंतजार किया होगा। इंतजार में व्यक्ति क्या करता है, तारे गिनता है या व्याकुल होता है या जागता है या अधिक प्रसन्न रहता है। मुहावरे का अपने आप में अर्थ होता है, तो उसके हिसाब से हमारा जो मुहावरा सही होगा वो कौन सा होगा, तारे गिनना, ठीक है। किसी का इंतजार करना यानी कि तारे गिनना। राधा अपने पति के इंतजार में सारी रात तारे गिनती रही। प्रश्न नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है, तो ये जो आपका है इसमें कौन सा पुरुष होगा, प्रथम, मध्यम, अन्य या उत्तम। तो कौन सा पुरुष आएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। 3rd नंबर जो है हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 18 पे देखते हैं क्या है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें लोगों के गुण देखने चाहिए। तो गुण का जो होता है विलोम शब्द वो क्या होता है, अवगुण, ठीक है। गुण अवगुण, अनुगण नहीं होगा, दोष नहीं होगा, अगुण नहीं होगा, क्या होगा, अवगुण। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गई। अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया। दैत्य को देखकर अचानक बालिका चौंका गया। तो देखो, अचानक दैत्य को देखकर बालिका आएगा, यहाँ पर बालिका चौंक गई, तो ये गलत हो गया। अचानक दैत्य को देखकर बालक को चौंक गया, ये यहाँ पे गलत आ गया। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A फर्स्ट, वो एकदम सही है। तो इस प्रकार से हमने आज के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट किए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। PYQ हमेशा हेल्पफुल रहते हैं हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू।